नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम सभी को। राजस्थान इतिहास के अंतर्गत अब हम चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण सभ्यता आहड़ सभ्यता के बारे में। जैसा कि बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इससे पूर्व हम राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता कालीबंगन के बारे में अध्ययन कर चुके थे पिछले वीडियोस में। आज हम चर्चा कर रहे हैं आहड़ सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आहड़ सभ्यता एग्जैक्टली है क्या। देखिए, कई बार कंपटीशन एग्जाम में होता है, मैं आपको इस वीडियो के बीच में या अंत तक बताऊंगा कि कहाँ कहाँ परेशानी होती है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते वक्त। स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आरएएस की तैयारी करते हैं तो बहुत ही दिक्कतें आती हैं जब हम राजस्थान के इतिहास को भली भांति ढंग से समझ नहीं पाते और क्वेश्चंस का लेवल अपने लेवल से बाहर चला जाता है। तो मैं बताने वाला हूँ कि क्या इसमें हमको देखना है और क्या नहीं देखना है। देखिए, आप जानते हो आहड़ सभ्यता राजस्थान के उदयपुर शहर के बीचों बीच पड़ती है। ठीक है, आहड़ सभ्यता का जो केंद्र है वह आहड़ कहलाता है। इसी आहड़ को वहां लोकल भाषा में आयड़ कहा जाता है। इसे इतिहासकारों ने आघाटपुर भी कहा है, इसे आघाट दुर्ग भी कहा जाता है। वहां लोकल भाषा में इसे धूलकोट भी कहा जाता है। ये आहड़ सभ्यता का एक केंद्र था जो उदयपुर शहर के बीचों बीच है। अब अक्सर होता क्या है, समस्याएं छात्रों को बहुत सारी आती हैं। जैसे कि कई बार आपने सिलेबस में देखा होगा कि सिलेबस में लिखा हुआ है कालीबंगन, आहड़, गणेश्वर और बेराट। मैंने अपनी वर्कशॉप क्लास के अंदर आपको ये क्लियर शब्दों में बताया था, ध्यान दीजिएगा उस बात पर। हालांकि ये गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर मुझे बात करनी चाहिए थी इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ हिंट्स दे दूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, ये चार्ट्स जैसे किसी सिलेबस में दे रखे हैं तो डेफिनेटली आप लोग क्या करते हो, कालीबंगन, आहड़, गणेश्वर और बैराट पूरे अच्छे से पढ़ के जाते हो। ठीक है, एग्जामिनेशन बोर्ड सवाल टिका देता है कि ओजियाना कहाँ है या ओजियाना किस जिले में है। आप मुझे बताइए, सिलेबस में लिखा हुआ कालीबंगन, आहड़, गणेश्वर और बैराट, और ये पूछ रहा है ओजियाना कहाँ है। ठीक है, या पूछ लिया कि रामजी की खेड़ी कहाँ है, शायद आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो क्या ये सिलेबस के दायरे में है या सिलेबस के बाहर है? नो डाउट आपको सीधे सीधे लग रहा होगा सिलेबस के बाहर है, लेकिन ये सिलेबस के बाहर नहीं है। आप सोचिए ना, अपने आप से सवाल कीजिए कि छोटी छोटी कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी कोई सवाल टिकाया जाता है, जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो हम सोचते हैं सिलेबस से बाहर आता है। ठीक है, 30% मोर देन सिलेबस से बाहर ऐसा महसूस होता है। जिनको कंपटीशन एग्जाम देने का जो एक्सपीरियंस है उनको अच्छी तरह से पता होगा कि ये अक्सर उनके साथ में एग्जामिनेशन हॉल के अंदर प्रॉब्लम आती ही आती है। जरा सोचिए कि एक छोटे से छोटे प्रश्न को लेकर कोर्ट में मामले लटक जाते हैं। तो आपने कभी ऐसा सुना, कभी पढ़ा कि सिलेबस को लेकर, सिलेबस के दायरे से बाहर कोई प्रश्न आया, उस वाक्यांश को लेकर कभी हाई कोर्ट में कोई मुकदमा चला? नहीं, क्योंकि सिलेबस के अंदर ही रहकर पूछते हैं, हमें सिलेबस समझ ही नहीं आता। ये मैंने आपको वर्कशॉप क्लास के अंदर ये क्लियर शब्दों में बता दिया था कि जिसने सिलेबस को समझा, समझ लो वो आधा कामयाब वहीं पर हो गया। फिर से आपको मैं याद दिला दूं, ओजियाना और रामजी की खेड़ी ये दोनों स्थल आहड़ से ही संबंधित हैं, सिलेबस से बाहर नहीं है। क्या लिखा हुआ है? आहड़ सभ्यता। यहां पर आहड़ स्थल नहीं लिखा हुआ है, आहड़ स्थल नहीं है, आहड़ सभ्यता लिखा हुआ है।
और मैंने आपको शुरू से कहा है कि आई एम कोच, नॉट अ टीचर, नॉट अ प्रोफेसर। और कोच का दायित्व होता है सही दिशा प्रदान करना, सिर्फ पढ़ाना नहीं। ये सारी चीजें तो आप अगर ट्राई करो और गहनता से अध्ययन करो तो पुस्तकों में भी मिल जाएगी आसानी से। ध्यान दीजिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए, मान लो आपको एग्जामिनेशन बोर्ड ने कहा कि आपको उदयपुर याद करना है, ये आपका सिलेबस है। फॉर एग्जाम्पल उदयपुर आपके सिलेबस का हिस्सा है, इसको पढ़ना है। तो आप उदयपुर का तात्पर्य क्या निकालते हो? क्या सिर्फ उदयपुर शहर या उदयपुर जिला? वो आपसे पूछ रहे हैं उदयपुर और आप पढ़ के जा रहे हो उदयपुर शहर, ठीक है। लेकिन उनके उदयपुर का मतलब उदयपुर जिला होता है। यानी उदयपुर के आसपास जितने भी इलाके होंगे, जैसे बड़ी हो गया, बेदला हो गया या फिर बड़गांव हो गया, क्या वो उदयपुर का हिस्सा नहीं है? क्या गोगुंदा, सायरा, सलूपर ये गोगुंदा का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है। तो वो पूछ क्या रहे हैं? वो पूछ रहे हैं कि गोगुंदा कौन से जिले में है, ठीक है। तो उदयपुर। जैसे उन्होंने पूछा राम जी की खेड़ी या ओझियाना कौन से जिले में। ये चीजें हमें सिलेबस से बाहर लगती हैं, लेकिन सिलेबस से बाहर होती नहीं। शब्द क्या है? आहड़ सभ्यता। जैसे हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का मतलब सिर्फ हड़प्पा ही थोड़ी है। हड़प्पा सभ्यता का मतलब कालीबंगन भी है, हड़प्पा सभ्यता का मतलब मोहनजोदारो भी है, धोलावीरा भी है, लोथल भी है, बनवाली भी है, सब कुछ है। और आप याद करके जा रहे हो सिर्फ हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता किस नदी तंत्र का हिस्सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। इसलिए इस सभ्यता का दूसरा नाम बनास सभ्यता भी है। बनास सभ्यता या बनास संस्कृति, क्योंकि आहड़ सभ्यता यह एक केंद्र है और इसके आसपास सारे सटे हुए इलाके जो है वह बनास नदी तंत्र का हिस्सा है, इसलिए इसको बनास संस्कृति भी कह सकते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता उसके केंद्र के कारण कहते हैं, वैसे ही बनास सभ्यता या बनास संस्कृति का केंद्र है आहड़, इसलिए उसको आहड़ सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और आहड़ सभ्यता बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। कुछ इतिहासकार, कुछ पुरातत्ववेत्ता इसे औद्योगिक सभ्यता भी कहते हैं। इसका केंद्र जो है वह आहड़ है। इसके अलावा आसपास सटे हुए सारे इलाके जैसे बालाथल, ये वल्लभनगर उदयपुर के अंदर है, भी इसका हिस्सा है। गिलुंड जो राजसमंद में है वह भी उसका हिस्सा है। राम जी की खेड़ी उदयपुर, यह भी उसका हिस्सा है। जावर उदयपुर, यह भी उसका हिस्सा है। ईसवाल, यह भी उसका हिस्सा है। ओझियाना, भीलवाड़ा भी उसका हिस्सा है। नगरी, चित्तौड़ भी उसका हिस्सा है। कपासन, चित्तौड़ भी उसका हिस्सा है। मेनार उदयपुर भी उसका हिस्सा है। मंडपिया
चित्तौड़ भी उसका हिस्सा है। ये सारे के सारे आहड़ सभ्यता या बनास संस्कृति कहलाते हैं। ऐसा नहीं है, कभी आहड़ सभ्यता के म्यूजियम में और पीछे वाले हिस्से में जाइएगा, इतने छोटे से टीले में इतनी सारी चीजें कैसे मिल सकती हैं जितना आप पुस्तकों में पढ़ते हैं। ये सारी चीजें अलग अलग स्थानों से मिली हैं और उसका केंद्र था आहड़। अब इनमें से कोई एक आध उठा के सवाल पूछ लिया जाए, क्या आप उसको सिलेबस के दायरे से बाहर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो कुछ चीज़ें सिलेबस में समझने की होती हैं जो दिखती नहीं है। वैसे देखा जाए तो आहड़ केंद्र जहाँ है वहाँ पर बर्तन भारी मात्रा में पॉलिश वाले भारी मात्रा में मिले हैं, जिसमें स्पेशली सिंदूरदानियां, इतनी शानदार सिंदूरदानियां मिली हैं मिट्टी की जिस पर पॉलिश बनी हुई है। सिंदूर की डिब्बियां, अंदर मुंह तक देख सकते हैं। छोटे छोटे बाउल्स, तस्तरियां, लोटे, कटोरे, थालियां, बड़ी शानदार पॉलिश वाली। इसके अलावा करीब 10-12 मकान भी मिले हैं, यहाँ पर घर भी मिले हैं, जिनके बारे में सवाल आया था 2017 सेकेंड ग्रेड में। अभी कुछ देर बाद में मैं बताऊंगा कहाँ कैसे सवाल आया था। बालाथल में भी करीब 10-12 मकान हैं। इसके अलावा यहाँ से कपड़े के प्रमाण मिले हैं। गीली मिट्टी पर कपड़ा यहाँ से प्राप्त हुआ है। गिलुंड में शानदार बर्तन मिलते हैं पानी भरने के, जिस पर प्राकृतिक चित्रण है, अलंकरण है। इसके अलावा राम जी की खेड़ी में मनके, स्पेशली पत्थर के और उनसे बने आभूषण भारी मात्रा में मिलते हैं। जावर में तांबे को गलाने की भट्टियां प्राप्त होती हैं, जाइएगा कभी देखिएगा। ईसवाल में भी टेराकोटा की मूर्तियां भारी मात्रा में मिलती हैं। ओजियाना में कपड़ों की छपाई के ठप्पे मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे साहुल मिले हैं, यूप चक्र मिला है, पैमाना मिला है। पैमाना यूनो स्केल, साहुल एक तरह से आपने लोहे की छड़ में एक डोरी देखी होगी, नीचे लट्टू जैसे आइटम होती हैं, दीवार की लेंथ नापने को काम आती है। यूप चक्र आप कोण बनाते हैं ना, 90 डिग्री का, 60 डिग्री का, क्या कहते हैं उसको, चांदा या डी, भारी मात्रा में मिले हैं। नगरी में सारे एम्फोरास मिलते हैं। एम्फोरा होते हैं सुराही वाले बर्तन, इस प्रकार के बर्तन। टोटी वाले। कपासन एंड जावर दोनों जगहों पर अनाज के बड़े बड़े कोठर मिलते हैं, जिन्हें गोरे कहा जाता है। दादी नानी के घर पे देखे होंगे मिट्टी के बड़े बड़े 8-8 फीट हाइट के, म्यूजियम में जाके देखिएगा उदयपुर में। मंडपिया में भी टेराकोटा की भारी मात्रा में मूर्तियां मिलती हैं। ये सारी चीजें आपने पुस्तकों में पढ़ी होगी और पढ़ के उसमें सारी मिक्स लिखी हुई है और बताया गया है कि ये आहड़ से मिली है। एग्जैक्टली ये सारी चीजें आहड़ से नहीं मिली है, सारी चीजें आहड़ से नहीं मिली है, इन स्थानों से मिली है जिनका संबंध आहड़ से है। ठीक है, आप बली म्यूजियम में जाके देखिएगा, उनके ऊपर पर्टिकुलर नाम लिखे हुए कि ये फलानी जगह से मिला है। तो आहड़ सभ्यता अपने आप में एक अलग सभ्यता है, जिसे बनास सभ्यता या बनास संस्कृति कहते हैं, जिसका प्राचीन नाम आघाटपुर यानी रेत का नगर, आघाटपुर यानी रेत का दुर्ग यानी किला, और धूलकोट यानी धूल का एक किला भी कहते हैं इस आहड़ को। ठीक है, तो एक बार नजर दौड़ा लीजिए आहड़ सभ्यता एग्जैक्टली है क्या, और इस आहड़ सभ्यता का इतिहास में क्या महत्व है, अभी समझ में आ जाएगा। वर्कशॉप क्लास के अंदर मैं बताऊंगा कि किस किस टाइप के सवाल आ चुके हैं अब तक आहड़ में घुमा घुमा के।
अब इसके खोज, ये नदी की बात करें तो ये आहड़ नदी के किनारे था। इसी आहड़ नदी को बेड़च कहा जाता है। ये आहड़ नदी सीसारामा गांव से निकलती है, उदय सागर की पाल के बाद में बेड़च कहलाती है, और यही बेड़च नदी उदयपुर चित्तौड़ होते हुए भीलवाड़ा में प्रवेश करती है। बेंगोद नामक स्थान पर बनास में मिलती है। 2013 RS प्री में सवाल पूछा गया था, आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है। ऑप्शंस में आहड़ और बेड़च नहीं दे रखा था, बनास दे रखा था। सबने सोचा मिसप्रिंट है, बोनस मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बनास राइट था, क्योंकि अभी अभी मैंने क्या कहा कि यह सभ्यता बनास नदी तंत्र का हिस्सा है। आखिर में हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो कालीबंगन किसके किनारे है, घग्गर के किनारे। तो घग्गर किस नदी तंत्र का हिस्सा है, सिंधु नदी तंत्र का। अगर घग्गर ऑप्शंस में ना हो, अगर सिंधु भी हो जाए तो भी गलत नहीं है टेक्निकली वो प्रश्न, ठीक है। अब इसके खोजकर्ताओं की अगर मैं बात करूं तो इसकी खोज जो है प्रोफेसर अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी 1953 से 56 के बीच में। उसके बाद में प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल साहब ने इस पर रिसर्च किया था। उसके बाद में प्रोफेसर हसमुख दास सांकलिया ने इस पर रिसर्च किया था। अभी हाल ही में इस पर रिसर्च चल रहा है मोहम्मद फजल अली के नेतृत्व में, जहां जावर, मेणार, कपासन और रामजी की खेड़ी में रिसर्च चल रहा है। तो ये है खोजकर्ता आहड़ से रिलेटेड। आहड़ की अगर मैं विशेषताओं की बात करूं तो बहुत ही कम विशेषताएं हैं, आपसे ज़्यादा कुछ एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। यहाँ से 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि ये लोग संयुक्त परिवार व्यवस्था में विश्वास करते थे। इसके अलावा यहाँ से 6 तांबे के सिक्के मिले हैं, जिसमें से 3 सिक्कों पर यूनान के देवता अपोलो, अपोलो टायर नहीं होता, सूर्य को कहते हैं यूनान में, के चित्र मिले हैं, तीर और तरकश लिए हुए। साथ ही साथ यहाँ पर वस्त्र और आभूषण समेत मनुष्य को दफन करने की परंपरा थी। ये CTET 2012 में सवाल पूछा गया था। इसके अलावा यहाँ से कूप चक्र भी मिले हैं। कूप चक्र जो कुओं से पानी निकालने की जो घिरनी होती है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, रहट टाइप, तो वो मिले हैं, यानी यहाँ कुएं भी थे। लास्ट बात, आहड़ के निचले वाले हिस्से में काफ़ी रेत भरी हुई है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आहड़ बाढ़ की वजह से नष्ट हुआ था। बाढ़ या नदी के दिशा परिवर्तन के कारण नष्ट हुआ। इससे ज़्यादा आहड़ में कुछ भी रिसर्च नहीं है। वैसे आहड़ की पूरी रिसर्च हो ही नहीं सकती, क्योंकि आहड़ दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर पूरे संभाग में फैला हुआ है। इस पर रिसर्च करना मतलब पूरे उदयपुर संभाग को खोदना पड़ेगा। कुछ न कुछ चीज़ें मिलती रहती हैं उदयपुर के जोन के अंदर। हर कहीं पे भी खुदाई में कहीं पे ठीकरे मिलते हैं, कहीं पे बर्तन मिलते हैं। तो पूरा आहड़ दक्षिणी राजस्थान हिस्सा है। और जितनी विशेषताएं मैंने बताई है वो एक या तो ग्रामीण सभ्यता की ओर इशारा करती हैं या औद्योगिक सभ्यता की ओर इशारा करती हैं। नगरीय सभ्यता आहड़ नहीं है, जिसका सिंधु घाटी सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल के लिए आहड़ में इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।